जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों, सभी मित्रों, साथियों, दोस्तों सबको हमारा आज का नमस्कार। मैं लाल बहादुर गौड़ जो कि अपने नए यूट्यूब चैनल पर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज आपके साथ दूसरी बार मुलाकात हो रही है और मैं पूरी तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है या जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एकदम क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ। और मैंने एनसीईआरटी जो बेस्ट आधारित जो टीचिंग है उसको लेकर के आपके बीच में आया, क्योंकि जो प्रश्न एनसीईआरटी से आता है, आप एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ते हैं, प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और जो थोड़ा सा नेशनल इनकम का टॉपिक हम ले रहे हैं, चला रहे हैं, वो थोड़ा सा मतलब क्या नाम है कि हल्का सा मतलब कठिन आपको लगता है। मगर जैसे ही हम क्लियर करेंगे पूरे टॉपिक को, मैं इस बात का मतलब क्या पूरी तरीके से आपको आश्वासन कर रहा हूँ कि कहीं से किसी प्रकार से राष्ट्रीय आय के संदर्भ में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए आइए पुनः हम लोग आज अपने टॉपिक पे चलते हैं और जितने भी राष्ट्रीय आय से प्रश्न बन सकते हैं हम प्रयास करेंगे, चाहे वह एकेडमिक लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से 100% क्रिस्टल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, ताकि राष्ट्रीय आय से संदर्भित जितनी भी बातें हो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे आज यहाँ पे ये देखना है कि राष्ट्रीय आय के क्षेत्र क्या है या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। और इसके पहले हमने साफ साफ आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आय है क्या, राष्ट्रीय आय को कैसे हमने परिभाषित किया, और हमने राष्ट्रीय आय के बारे में साफ साफ कहा कि किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का जो योग है वही राष्ट्रीय आय है। और अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि आखिर जो भारत सरकार है कहां से उसको इनकम जनरेट हो रहा है, कहां से आय की प्राप्ति हो रही है, किन किन क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है, कौन सा क्षेत्र नंबर 1 पे राष्ट्रीय आय इनकम जनरेट कर रहा है, कौन सा दूसरे स्थान पे है, कौन सा तीसरे स्थान पे है, और कौन पहले क्षेत्र में आता है, कौन दूसरे क्षेत्र में आता है, कौन तीसरे क्षेत्र में आता है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज की इस क्लास में स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर की क्लास में पूरी तरीके से एकदम ओपन करके खुल करके बातचीत हम लोग करेंगे, ताकि कहीं दिक्कत आपको ना हो। तो चलिए आइए मेरे साथ एक बार पुनः मतलब क्या नाम है इस राष्ट्रीय आय के क्षेत्र के साथ। तो देखिए जरा आप लोग की राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, ये चीज। अब राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, इसका मतलब साफ साफ ये है कि राष्ट्रीय आय का एरिया क्या है, या जो आपको मतलब या देश को जो इनकम मिल रही है वो कहां से मिल रही है, किन किन क्षेत्रों से मिल रही है, वो कौन कौन से एरिया है। तो एकदम सिंपल सी प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्रों से आय प्राप्त होती है। कितने क्षेत्रों से प्राप्त होती है? 3 क्षेत्रों से। पहले का नाम है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। पहला जो राष्ट्रीय आय का क्षेत्र है इसे हम लोग नाम क्या देंगे? क्या नाम देंगे? प्राथमिक क्षेत्र देंगे। अब इसी को कभी कभी दूसरे नाम से भी मतलब जाना जाता है, या कहीं कई किताबों में या कंपटीशन एग्जाम में इसको दूसरे नाम से मतलब देते हैं। तो इसको लिख देते हैं कृषि एवं सहायक क्षेत्र, इस नाम से भी होता है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मतलब चाहे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाए या कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाए या प्राथमिक एवं सहायक क्षेत्र कहा जाए, तब भी कोई दिक्कत मतलब क्या कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा जो आपका राष्ट्रीय आय का क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। और इसका भी दूसरा नाम है, इसका नाम तृतीयक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे होता है सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा क्षेत्र, या आप इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सर्विस सेक्टर। तो आपका जो है राष्ट्रीय आय के
क्षेत्र हमने आज चर्चा का विषय हम लोग लिए हैं, एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसके 3 क्षेत्र हैं, अर्थात मतलब क्या नाम है, राष्ट्रीय आय जो प्राप्त होती है हमें मुख्यतः 3 क्षेत्रों से प्राप्त होती है, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं सहायक क्षेत्र, या आप लोग लिख सकते हैं कि प्राथमिक एवं सहायक क्षेत्र, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या नाम है कि उद्योग, क्या कह रहे हैं, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का नाम भी दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं? उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र। अभी हम क्लियर कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। और तीसरा जो आपका है वो तृतीय क्षेत्र है, अथवा मतलब क्या नाम है कि सर्विस सेक्टर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से कि जो हमारा राष्ट्रीय आय है, जो आय की प्राप्ति होती है, मुख्यतः उसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब देखिए कभी कभी नाम के लिए तो प्रॉब्लम होती है कि प्राथमिक क्षेत्र नहीं लिखा है तो तृतीय सहायक क्षेत्र आपको मिल जाएगा, या फिर हो सकता है प्राथमिक एवं सहायक क्षेत्र लिखा मिल जाए, या फिर जो आपका द्वितीय क्षेत्र है इस द्वितीय क्षेत्र को उद्योग एवं क्या कहेंगे, विनिर्माण क्षेत्र। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? विनिर्माण क्षेत्र। अर्थात आप कह सकते हैं कि जितने भी भारत के उद्योग हैं, चाहे वह अति लघु क्षेत्र हो या कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो अथवा अनुषंगी हो, या जितने भी भारत के मतलब अवस्थापना वाले उद्योग हैं, सब के सब यहाँ शामिल होते हैं। इसके बाद विनिर्माण, क्या कह रहे हैं? विनिर्माण जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक बार में समाप्त नहीं होता है, कई वर्षों तक चलता रहता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? विनिर्माण क्षेत्र देंगे। विनिर्माण जिससे क्या हो जाएगा? स्कूल का बनना, अस्पताल का बनना, हाईवे का बनना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बनना, ये तमाम जो क्षेत्र किसके हिस्सा होते हैं? विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलिए तीसरा आपका तृतीय क्षेत्र है, या जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? सेवा क्षेत्र। अब कभी कभी प्रश्न बच्चों ये आ जाता है कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो सिंपल सी बात जान लीजिए कि पहला क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि, एग्रीकल्चर से आप लोग कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा? मत्स्य आ जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा? पशुपालन। क्या आ जाएगा? पशुपालन। क्या आ जाएगा? पशुपालन। पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो माइनिंग का एरिया था, क्या था? माइनिंग मतलब खनन। अरे भाई जो कोयला वोला निकलता है या लोहा निकलता है, जिप्सम निकलता है, अब्रक, वो सारे के सारे माइनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, मगर बाद में मतलब इसको क्या नाम है, अब मतलब द्वितीय क्षेत्र में बन गया, मतलब आ गया है। तो याद करिए बहुत सारी किताबें, यद्यपि अब तक जितनी किताबें छपी हुई है मार्केट में आप लोग बच्चों देखेंगे तो आपको जो खनन दिखाएगा, माइनिंग दिखाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में दिखाएगा, प्राइमरी सेक्टर में दिखाएगा। तो आज हम अपने इस क्लास के माध्यम से स्मार्ट स्टडी विद एलपी सर के साथ इस बात का एकदम पूरा क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि खनन को कतई प्राथमिक क्षेत्र में आप मत लिखिएगा। अगर आता है जैसे मतलब कि आपके एमसीक्यू में कि प्राथमिक क्षेत्र में किन किन चीजों को रखेंगे, तो याद करिएगा कृषि, वन, मत्स्य, पशुपालन और खनन को बच्चों हटा दीजिएगा, क्योंकि खनन अब आपका राष्ट्रीय आय का प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा ना होकर के द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हो चुका है। तो एक आपकी ब्लंडर मतलब गलती होने से बच सकता है, क्योंकि तमाम प्रकार की जो किताबें हैं वो माइनिंग को या खनन को प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा दिखाते हैं, मगर हम यहाँ पूरी तरीके से जो एकदम अपडेट है, जो नया मतलब क्या नाम है कि कॉन्सेप्ट आया हुआ है द्वितीय क्षेत्र का या सेकेंडरी एरिया का राष्ट्रीय आय का, उसमें शामिल किया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। अब प्रश्न ये आता है कि द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, तो हमने लिखा है उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र से नाम दे रहे हैं कि भारत में जितने सारे उद्योग हों, वो चाहे आप छोटा उद्योग जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं, या चाहे आप लघु उद्योग लेंगे, या फिर अनुषंगी उद्योग लेंगे, या अवस्थापना या बृहद क्षेत्र वाले उद्योग। अब कहेंगे सर ये कैसे, एक कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या मतलब अवस्थापना वाले उद्योग कैसे परिभाषित सर किया जाए, कैसे क्लियर किया जाए। तो बच्चों जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाएंगे या भारत की जो औद्योगिक नीति पढ़ाएंगे तो हम आपको मतलब यहाँ क्लियर करेंगे
कि आखिर उद्योगों को कैसे परिभाषित करते हैं। मगर राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं तो इतना जान लीजिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने सारे उद्योग आते हैं और विनिर्माण जो उत्पादन प्रक्रिया में एक बार में समाप्त नहीं हो बल्कि कई वर्षों तक चलता रहे। जैसे आप नेशनल हाईवे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं देखते हैं, जैसे आप मतलब क्या अस्पताल देखते हैं, जैसे आप स्टेडियम का बनना देखती हैं या विद्यालय का बनना देखती हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसमें आते हैं, विनिर्माण में आते हैं। अब चलिए बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका नाम बेटा क्या है, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इसलिए आपको मतलब क्या नाम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में 50% से भी अधिक मतलब क्या नाम है, आज वर्तमान के समय में ये क्षेत्र योगदान कर रहा है, तृतीय क्षेत्र। अब आगे हम इस बात को भी चर्चा करेंगे, आखिर क्या ऐसी बात है कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की तुलना में क्यों तृतीय क्षेत्र का मतलब जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो प्राइमरी सेक्टर की तुलना में, सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में क्यों आखिर मतलब क्या तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। और प्रश्न भी बनता है, अरे भाई ठीक है, पहले प्राथमिक का विकास समांतर लोग माना जाता है, फिर द्वितीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए, फिर तृतीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मगर यहाँ तो एकदम जैसे लगता है कि उल्टा सारा सब कुछ चल रहा है कि पूरी तरीके से जो तृतीय क्षेत्र हमारा है, जो सर्विस सेक्टर हमारा है, वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र पे मतलब क्या नाम पीछे छोड़ते हुए तेजी के साथ छलांग लगाता होगा। कह लीजिए कि जैसे एक बुलेट ट्रेन की तरह कह लीजिए कि पूरे राष्ट्रीय आय में जो आपके देश की जीडीपी है, उस जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है, योगदान क्यों, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय में 50% से अधिक है। मतलब आप समझिए इधर दो क्षेत्र जो आपके हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो द्वितीय क्षेत्र है, वो दोनों को मिला दीजिए और फिर इसको अकेले मिला दीजिए तो आप मतलब क्या नाम है, तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या मानेंगे, ज्यादा आ जाता है, लगभग 55% से एवं वर्तमान मतलब क्या नाम है। तो कहीं ना कहीं इस नाते जो राष्ट्रीय आय का जो क्षेत्रक है, उस राष्ट्रीय आय के क्षेत्रक में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। पहली बात तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। आप शिक्षा को ले सकते हैं, ठीक, पहला क्या हो जाएगा, शिक्षा शामिल हो गया। इसके बाद हम इधर लिखते हैं वहां से, इसके बाद आपका स्वास्थ्य आ जाएगा, जिसे आप हेल्थ कहते हैं, इसको कर सकते हैं। इसके बाद सपोज दैट आज जो आप पढ़ रहे हैं, जिसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, कल के आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं, कल के आप बैंक कर्मी बन जाएं, कल आप रेलवे में चले जाएं या फिर आर्मी में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपका भी जो मतलब क्या कार्य होगा उस सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये हो जाएगा। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन, क्या कह रहे हैं, परिवहन, आप समझिए क्या कह रहे हैं, परिवहन मतलब जितने भी आने जाने का साधन है, चाहे मतलब रेल यात्रा हो या जल परिवहन हो या वायु परिवहन है, सबके सब सर्विस सेक्टर का मतलब क्या नाम है कि बात होती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए कि हमको यहाँ से भारत से इंग्लैंड या अमेरिका जाना है, हम एरोप्लेन में बैठ के और धीरे से आराम से मस्ती करते हुए फर्स्ट क्लास मतलब एयर कंडीशन में मतलब क्या नाम कि अपने हॉट सीट पे बैठ के और कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में अमेरिका हम पहुंच जाते हैं। तो ये सारे के सारे मतलब क्या नाम है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है, तृतीय क्षेत्र में आता है और उसमें किसका पार्ट होता है, परिवहन का होता है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा संचार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन, क्या आ जा रहा है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का तो आपको खुद जानते हैं कि कम्युनिकेशन ना होता तो क्या आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब एक साथ मिलकर के, आप दूर कहीं हमसे मतलब है, हम आपसे दूर कहीं हैं, मगर फिर भी आपके सामने हम लोग हो रहे हैं। तो आज में किसका योगदान है, संचार का योगदान है। किसका योगदान है, संचार का योगदान है। आप लोग देखते हैं आउटसोर्सिंग का मतलब जमाना चल रहा है कि कंपनी कहीं और है और ऑफिस कहीं बना करके काम कराती है। तो कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल हो जाएगा, संचार हमारा हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, बीमा, क्या हो जाएगा, बीमा, जिसे आप मतलब क्या नाम है कि इंश्योरेंस आप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बीमा भी हमारे तृतीय क्षेत्र का अथवा सेवा क्षेत्र का हिस्सा होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, बैंकिंग, क्या हो जाएगा, बैंकिंग, क्या हो जाएगा, बैंकिंग। बहुत बड़ा मतलब पूरे इकोनॉमी की आज वर्तमान में ताकत क्या है, बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली आप कह लीजिए
कि जितनी मजबूत हमारी होगा उतना ही मतलब क्या नाम है कि यहाँ के लोगों का समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट संभव है। तो बैंकिंग सेक्टर भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है अथवा क्या है, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद मतलब क्या नाम है कि आप लोग देखते हैं, मगर संजोग देखिए, समय देखिए, परिस्थितियां देखिए, प्रकृति कितना हम पर मतलब क्या नाम हावी हो गई कि जहां कभी हम तमाम मित्र एक साथ होते थे और कोई भी अच्छा काम कर लेते थे तो लोग यही कहते थे चलिए सर आज पार्टी होना चाहिए, और फिर दो चार मित्र साथ होते थे और चलते थे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अथवा होटल में। तो कहीं ना कहीं जो मतलब क्या नाम है कि तृतीय क्षेत्र है, वो जो होटल और रेस्टोरेंट है जहां जाके अच्छा से हम डिश लेते हैं, पकवान लेते हैं अपने मित्रों के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारा जो राष्ट्रीय आय का जो क्षेत्रक है उस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा हमारा शामिल हो जाएगा, स्वास्थ्य हमारा शामिल हो जाएगा, परिवहन हमारा शामिल हो जाएगा, संचार हमारा शामिल हो जाएगा, बीमा, बैंकिंग, होटल, मनोरंजन, क्या कह रहे हैं, मनोरंजन, ये जो आप सिनेमा वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं अपने मित्रों के साथ जाकर के, ये तमाम चीजें, तमाम जो मतलब क्या नाम आर्थिक गतिविधियां हैं ये तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या हिस्सा होती हैं अथवा सेवा क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। तो कुल मिला जुला के आप लोग साफ साफ समझ लीजिए एकदम सही बच्चे कि राष्ट्रीय आय के जो क्षेत्रक होते हैं मुख्यतः हम तीन हिस्सा में उसको बांटते हैं। पहले का नाम प्राथमिक क्षेत्र हुआ अथवा इसे कृषि सहायक क्षेत्र कहते हैं। पहला इसमें मतलब कृषि होता है, वन होता है, मत्स्य होता है, पशुपालन होता है। पहले खनन भी रखते थे बच्चों, मगर मतलब क्या नाम है बाद में इसको हटा करके द्वितीय क्षेत्र में कर देते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंदर जितने भारत में इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मध्यम है अथवा अवस्थापना वाले उद्योग या बड़े उद्योग, बृहद उद्योग, जिसको मतलब क्या नाम है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब उपक्रम अथवा उद्योग बड़े बड़े हैं, उन्हें भारत का मतलब क्या नाम आधुनिक मंदिर का संज्ञा दिया था। तो कहीं ना कहीं जितने सारे भारत की इंडस्ट्री है वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा और विनिर्माण जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं वो भी आएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय में सबसे जबरदस्त तरीके से छलांग लगाने वाला या मतलब नंबर 1 स्थान हासिल करने वाला तृतीय क्षेत्र का हिस्सा अथवा तृतीय क्षेत्र उसको हम नाम देते हैं अथवा सेवा क्षेत्र का नाम देते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलतियां मत करिए बच्चों। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, होटल, मनोरंजन, और उसके बाद अब जब अधिकारी बन के आप जाके मतलब प्रशासनिक अधिकारी बन गए या कुछ भी बन गए तो कहीं ना कहीं वो जो आप काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तृतीय क्षेत्र अथवा सर्विस सेक्टर का हिस्सा होता है। तो बच्चों इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का क्षेत्र पूरी तरीके से मतलब क्या नाम है आप लोग जान लीजिए 3 पार्टों में बटा हुआ है। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर लिया कि राष्ट्रीय आय के क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं और इन भागों में कहां पे क्या चीज शामिल होती है ये हमने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब हमको ये देखना जो प्रश्न एमसीक्यू का बनता है, जो प्रश्न एग्जाम में आता है, प्रश्न ऐसे आएगा कि राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसके पहले भी हमने जब क्लियर कर रहे थे तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सब लोग याद करिएगा जब प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे कौन है, तो याद करिएगा प्रथम स्थान पे हमारा कौन हो जाता है, तृतीय क्षेत्र हो जाता है। अर्थात पूरे देश की जो जीडीपी है या जो देश की राष्ट्रीय आय है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे अधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। और दूसरी स्थान बच्चों क्या नाम है कि द्वितीय क्षेत्र का है या उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है। और इसके बाद राष्ट्रीय आय के क्षेत्रों में तीसरे स्थान पे कौन हमारा है, प्राथमिक एवं सहायक क्षेत्र या कृषि एवं सहायक क्षेत्र। तो याद करिएगा प्रश्न जो बनेगा एमसीक्यू का ऐसे बनेगा कि राष्ट्रीय आय में या नेशनल इनकम में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो बच्चों याद करिएगा, मत मिस करिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार आप चाहे एकेडमिक से लेकर कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, यहां से प्रश्न से हो आता है और ऐसे एकदम साफ साफ जैसे मैं बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं या समझा रहा हूं, एकदम उसी फॉर्मेट में आता है कि राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो उत्तर आप क्या लेंगे, तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र। और फिर दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक
सबसे कम हिस्सा किस क्षेत्र का है, तो उत्तर आ जाएगा क्या जी, प्राथमिक क्षेत्र का आ जाएगा। या अगर प्राथमिक क्षेत्र में रहता है तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। सबसे कम किसका हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र अथवा उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह चर्चा मिलती है कि आखिर राष्ट्रीय आय के क्षेत्रकों में सबसे अधिक भारत में रोजगार कौन सृजन करता है, रोजगार कहां उत्पन्न होता है। और पूरे हमारे भारत की जो असली समस्या है, बेसिक समस्या है, जो आम जन की समस्या है, जो युवाओं की समस्या है, जिनके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, उनकी बेसिक समस्या क्या है, रोजगार की समस्या है। तो याद रखिए ऐसे प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय आय के क्षेत्रकों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार वर्तमान में मिल रहा है। तो आप यहाँ उत्तर ये लिखेंगे कि सबसे अधिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय क्षेत्र में जो रोजगार है, या सबसे अधिक कहाँ लोग कार्य कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो उत्तर आप क्या देंगे, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरे स्थान पे द्वितीय क्षेत्र है और तीसरे स्थान पे तृतीय क्षेत्र। बस अब यही देखिए समस्या तृतीय क्षेत्र कर रहा है। तृतीय क्षेत्र तो राष्ट्रीय आय में नंबर 1 पे है, मगर इसकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है। या कह लीजिए कि जो जैसा हम लोग सोचते थे कि नहीं, अगर इसका योगदान देश के राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में अगर पहले स्थान पे है तो कहीं कहीं रोजगार भी सृजन करेगा, अपने साथ बहुत सारी नौकरियां लाएगा और युवाओं के हाथों में रोजगार होगा। मगर कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब क्या नाम सृजन नहीं हुआ, रोजगार का सृजन नहीं हुआ, नौकरी का सृजन नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला के जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा, राष्ट्रीय आय के क्षेत्रों में सबसे अधिक लोग कहाँ कार्य कर रहे हैं, कहाँ लगे हुए हैं, या कहाँ रोजगार में लगे हुए हैं, या देश की जो टोटल जनसंख्या है सबसे अधिक कहाँ कार्य कर रही है। तो उत्तर क्या निकल के आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। या सबसे अधिक रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तो बच्चों आज यहीं तक, और इसके बाद कल जब हम लोग मिलेंगे, मतलब अगले दिन तीसरे दिन होगा मतलब हमारी क्लास का, तो वहां पर हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम है, उसको कैसे मापेंगे, क्या कौन कौन से तरीका है, और जो तमाम प्रकार के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मेजरमेंट किया है। इन तमाम बातों का हम आपके साथ मिलजुल करके एक साझा उद्देश्य के साथ इस नए प्लेटफॉर्म पे अध्ययन किया जाएगा। तब तक मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, तब तक के लिए आपके साथ से अलविदा लेते हैं और पुनः फिर मतलब अच्छी तरीके से कल मिलेंगे ताकि आपको फिर नई चीज सिखा सके, नया मतलब कुछ अच्छा कर सके। ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।